हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990। ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है वो जब अकाउंट्स को मेंटेन करेगी, किस फॉर्म में किन फॉर्म में मेंटेन करेगी, क्या प्रिंसिपल पीछे रहेंगे, इसके लिए बनाए गए हैं। और ये आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि SAS है, जो सबॉर्डिनेट ऑडिट अकाउंट से रिलेटेड एग्ज़ाम है या प्रमोशनल एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। और वैसे भी अगर आप अकाउंटिंग जॉब है, आपकी ऑडिट की जॉब है, तब भी ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जनरल नॉलेज के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका प्रियम्बल देखेंगे। प्रियम्बल किसी भी चीज़ को डिफाइन करता है कि इसका बनाने का मोटिव क्या है, इन चीज़ों को बनाने का, इस रूल को बनाने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल hereby make the following basic rule relating to the form of account of union and state। कि प्रेसिडेंट हेल्प लेगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, किस लिए कि अकाउंट्स का क्या फॉर्म रहेगा, उनसे रिलेटेड बेसिक रूल बनाने हैं। तो इसीलिए जर्नल अकाउंटिंग रूल को बनाया गया है। उसके बाद दिस कंपाइलेशन इनकॉर्पोरेट आल्सो द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग लेड डाउन बाय CAG फॉर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जनरल प्रिंसिपल इसमें डिफाइन किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हेल्पफुल रहेंगे, गाइडेंस का काम करेंगे। अब चैप्टर 1 जो कि डेफिनेशन से रिलेटेड है, आज हमने उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रूल मे बी कॉल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 विच विल कम इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1990। तो 1 अप्रैल 1990 में इसकी जो कमेंसमेंट हुई थी, मतलब इफेक्टिव हो चुके थे। अब नेक्स्ट हमने इसकी डेफिनेशंस को देखना है। डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले है अकाउंट जर्नल कौन होता है। अकाउंट जर्नल मीन द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ अकाउंट। तो ऑफिस ऑफ अकाउंट का जो हेड होगा वो होगा अकाउंटेंट जनरल। बट ये जो ऑफिस ऑफ अकाउंट है वो किसका सबऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब अंडर CAG होना चाहिए। तो सबॉर्डिनेट ऑफ CAG जो कि ऑफिस ऑफ अकाउंट का हेड होगा वो होगा अकाउंटेंट जनरल। सेकंड है बैंक। बैंक यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग एज एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक की ब्रांच जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट की तरह काम करेगी। या फिर दूसरा डिफाइन किया गया है, एनी ब्रांच ऑफ सब्सिडरी बैंक विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सब्सिडरी बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। उसके बाद क्या क्या कहा गया है, देखिए, एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक एज मे बी अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स एजेंट। तो कोई भी ब्रांच जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एजेंट के रूप में उसे नोटिफाई कर दिया है, वो भी क्या आ जाएगी, बैंक, जो कि गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑथराइज है। उसके बाद C पॉइंट में क्या कहा गया है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन है। तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी होगा वो होगा चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। जो कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें चीफ सेक्रेटरी या चीफ कमिश्नर को चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बोल दिया जाएगा। उसके बाद आता है सिविल अकाउंट ऑफिसर। सिविल अकाउंट ऑफिसर है मीन एन अकाउंट ऑफिसर विच इज़ सबॉर्डिनेट टू CAG। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर है जो कि CAG के अंडर है। या फिर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, उसको भी हम सिविल अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे। पे एंड अकाउंट ऑफिसर है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिविल अकाउंट ऑफिसर है। और सिविल अकाउंट ऑफिसर को उस तरीके से हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूट कर लेना है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर अकाउंट ऑफिसर है वो है सिविल अकाउंट ऑफिसर, जहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है उसको भी हम सिविल अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे। या फिर पे अकाउंट ऑफिसर है वो भी सिविल अकाउंट ऑफिसर बोला जाएगा। उसके बाद जो E पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया है। वहाँ पर CAG की रूल्स रेगुलेशंस पावर के बारे में बताया गया है। F पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। मीन द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट। जो कि आपको फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा किस चीज़ के, अकाउंट्स, किसके अकाउंट्स, यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट बनाने हैं उनका फॉर्म प्रिस्क्राइब करने का काम है किसका, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। और क्या करेगा काम, रिवाइज
रूल्स मैनुअल रिलेटिंग टू ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का काम था वैसे ये, लेकिन उसके बिहाफ पर कौन करेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट करेगा। कोई भी रूल रेगुलेशन में आपको रिवीजन चाहिए तब भी, ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की हेल्प लेगा इसके लिए। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीएजी की हेल्प लेगा किस लिए, फॉर्म डिसाइड करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन रिवीजन, कोई भी मैनुअल बनाना है उसके लिए। लेकिन ये काम किसके बिहाफ पे किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 150 में यही बोला गया था। उसके देखिए, कंसोलिडेटेड फंड मीन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ स्टेट, जो कि डिफाइन किया गया है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में। इसी तरह से यूनियन टेरिटरी का कहाँ डिफाइन किया गया है, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में सेक्शन 47 में डिफाइन किया गया है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रिवेन्यू, कोई भी रिसीट, चाहे वो लोन से हो चाहे रीपेमेंट ऑफ लोन हो, तो वो सारा कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। उसके बाद कंटीजेंसी फंड क्या है, कंटीजेंसी फंड मीन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच इज़ डिफाइन अंडर आर्टिकल 267 क्लोज में। इसी तरह से जो यूनियन टेरिटरी का है वो यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 सेक्शन 48 में डिफाइन किया गया है, और जो स्टेट का है वो क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 267 में डिफाइन कर दिया गया। देखिए, कंटीजेंसी फंड को इम्प्रेस्ड मनी की तरह माना जा सकता है, क्योंकि इम्प्रेस्ड मनी में भी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट को डे टू डे इमरजेंसी के लिए दिया जाता है, इसी तरह से कंटीजेंसी फंड भी हमारा किस लिए होता है, ताकि इमरजेंसी को मीट आउट कर सके। और बाद में इसकी जो अथोराइजेशन हम पार्लियामेंट से ले लेंगे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से, अगर स्टेट का केस है, और यूनियन टेरिटरी का केस है तब भी इसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ से इसकी ऑथराइजेशन बाद में ले ली जाती है। लेकिन ये अगर एकदम से इमरजेंसी आ जाए तो हम कंटीजेंसी फंड का यूज़ करते हैं, जो कि किसके डिस्बर्सल पर होता है, प्रेसिडेंट के डिस्बर्सल पर होगा। अगर वो सेंटर का है, गवर्नर के डिस्बर्सल पर होगा स्टेट के केस में, और इसी तरह से यूनियन टेरिटरी का है तो एडमिनिस्ट्रेटर के डिस्बर्सल पर कंटीजेंसी फंड होगा। तो जिस तरह से कंटीजेंसी में से जितना एक्सपेंडिचर कर लिया जाता है उतना ही फिर रिक्यूप कर लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये था कंटीजेंसी फंड। उसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट कौन सा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ से एक्सपेंडिचर मीट आउट किया जाएगा डिफेंस सर्विसेज का, उसे बोलते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट। उसी तरह से गवर्नमेंट का मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट को लिया जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या है, पब्लिक अकाउंट मीन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट का, जो कि डिफाइन है क्लोज 2 आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, पब्लिक अकाउंट में पैसा गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीव किया जाता है, लेकिन ये पैसा किसका है, वो है पब्लिक का, इसलिए पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। तो प्रोविडेंट फंड जैसे है वो क्या है, पब्लिक अकाउंट है। तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट क्या है, पब्लिक मनी जो कि गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। उसके बाद रिजर्व बैंक मीन एनी ऑफिस और ब्रांच ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच है उसका डिपार्टमेंट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक्ट 1934 में डिफाइन किया गया है। इसी तरह से स्टेट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है स्टेट को, वही यहाँ पर स्टेट का मतलब है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला आर्टिकल आता है 3rd नंबर, जो पॉइंट कहता है कि आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी केप्ट इन व्यू इन डिवाइसिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट। तो हमें आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, जब भी फॉर्म डिफाइन किए जा रहे हैं अकाउंट्स के, तो आर्टिकल्स को डिफाइन जो ध्यान में रखने हैं वो है अपेंडिक्स 1 में पीछे दिए गए हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट देखिए क्या होता है, एनुअल अकाउंट जो कि अब यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा किसको, सेंटर को, स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को। तो जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया है वो अकाउंट्स बनाएगा, उसमें एनुअल रिसीप्ट और डिसबर्समेंट की डिटेल होगी, और ये डिटेल उसे सर्टिफाई करानी पड़ेगी सीएजी से। सीएजी जब अपनी रिपोर्ट बना लेगा तो वो क्या करेगा, सबमिट करेगा किसे, प्रेसिडेंट को अगर यूनियन के हैं अकाउंट्स, गवर्नर को अगर स्टेट के हैं, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर को अगर वो अकाउंट्स हैं यूटी के। अब यहाँ पर जब ये रिपोर्ट हमने दे दी प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को, वो क्या करेगा, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रोड्यूस की जाएंगी, या फिर लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट में की जाएंगी, या फिर यूनियन टेरिटरी में, मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको
रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इश्यू ऑफ सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट है, 5th पॉइंट। इसमें देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शन से नाम से ही पता लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन दी गई हैं किस लिए, अकाउंट से रिलेटेड ही होंगी। तो सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन दैट वुड बी नेसेसरी फॉर कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दीज रूल, in particular instruction for opening of new head of account and modification of existing one। तो इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड बात की जा रही है, कोई भी उसमें चेंजेस लाना है प्रोविजंस में, या हेड, जिसके हेड में जैसे इनकम को किस हेड में लिखना है, एक्सपेंडिचर को कहाँ पर लिखना है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होंगे, तो उनसे रिलेटेड हेड में कोई भी चेंजेस लाना है तो कौन करेगा इसको, विल बी इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एडवाइस पर इसको इशू किया जाएगा, इन फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स इंडिकेटिंग वेयर एवर नेसेसरी द टाइप ऑफ केसेस इन विच एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कुड बी अज्यूम टू हैव बीन ऑब्टेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी एडवाइस के साथ, किसकी, सीएजी की एडवाइस से कोई भी चेंजेस लाना है तो उसको जो इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएंगी वो उसे बोलते हैं सब्सिडरी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न है वो स्पेशल प्रोविज़न है किसके लिए, रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि देखिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी नॉर्मल जो नेचर है वर्क की उससे डिफरेंट होगा, तो इनके लिए अलग फॉर्म भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जाएंगे, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया। तो अगर इनके लिए अलग फॉर्म बनाया गया है अकाउंट्स का, तो हम ये मान कर चलेंगे कि जो आर्टिकल 150 में कहा गया था कि इनकी फॉर्म डिफाइन किए जाएंगे, उन्हीं फॉर्म्स में अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो अगर कोई स्पेशल फॉर्म इन डिपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया है तो हम ये मान कर चलेंगे कि जो आर्टिकल 150 की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्टरी था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर सेकंड देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।